उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है। फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में जो विवाद थे उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम रेड क्रॉस के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि रेड क्रॉस क्या होती है। फिर हम मंगलयान के बारे में देखेंगे कि मंगलयान क्या था। फिर उसके बाद हम एक सोलर सिस्टम की मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, किसको, मंगल ग्रह को। फिर हम स्वराज पार्टी को देखेंगे, स्वराज पार्टी के क्या उद्देश्य थे, उसके संस्थापक कौन थे, किन परिस्थितियों में उसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद हम उसके उद्देश्यों को देखेंगे। इस स्वराज पार्टी में जो परिवर्तन के समर्थक थे उनको देखने का प्रयास करेंगे, जो परिवर्तन विरोधी थे उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम पीएलआई स्कीम को जानने का प्रयास करेंगे कि पीएलआई स्कीम। फिर हम पीएलआई स्कीम को यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को फिर एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम यहीं पर चाइना की मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित खबर को देखेंगे और आने वाले समय में जो COP27 है उसकी बैठक कहाँ पर आयोजित होने वाली उस लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर जो लाइफ मूवमेंट था उसको देखेंगे कि वो क्या था, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर किस तरह से जो लाइफ मूवमेंट है वो क्लाइमेट चेंज में या जलवायु परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। फिर हम देखेंगे कि जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है वो क्या होती है, उसके कुछ टिप्स को समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर कुछ फाइलों से समझेंगे जो लाइफ मूवमेंट है उसको। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पेरिस समझौता क्या है, पेरिस समझौता की जो समझौता उसके तहत कौन से जो एग्रीमेंट है वो किए गए थे, जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट थे उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर एक कुछ फाइलों के थ्रू जो समझने का प्रयास करेंगे जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके जो की एलिमेंट्स क्या थे उनको समझेंगे। फिर अंत में जो मिस्र है उसकी मैप का एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर आयोजित होने वाली COP27 की बैठक, तो हम मिस्र की मैप को भी देखते चलेंगे साथ साथ में। फिर हम देखेंगे PGI यानी जो परफॉर्मिंग ग्रेड है, ग्रेडिंग इंडेक्स है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें किस तरह से जो इंडेक्स है वो काम करता है। फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 को देखने का प्रयास करेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का था, जो पुराना वाला स्ट्रक्चर एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो किस तरह का था, और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का, उसे समझेंगे। फिर हम ऑयल प्राइसेस को समझेंगे कि किस तरह से ऑयल प्राइसेस है भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। फिर हम क्रूड ऑयल को देखने का प्रयास करेंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है और किस तरह से इससे अन्य प्रोडक्ट बनते हैं। फिर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को देखेंगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। फिर हम मिडल ईस्ट की जो इकोनॉमी उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसी को एक अन्य इमेज से समझेंगे कि किस तरह से जो मिडल ईस्ट है उसकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। फिर हम ऑयल डिप्लोमेसी को समझेंगे या एनर्जी डिप्लोमेसी को समझेंगे कि क्या होती है वो। फिर हम इसराइल का जो पॉलिटिकली सिस्टम है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसराइल का जो राजनीतिक ढांचा है वो किस तरह का है उसको समझेंगे। फिर हम इसराइल की मैप का एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ है तो देखना भी जरूरी है। फिर हम दिल्ली को देखेंगे, फिर दिल्ली को देखने का प्रयास करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो दिल्ली है वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा सरकार द्वारा कौन से प्रमुख कदम उठाए गए उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। और अंत में हम जिन लोकेशन की हम बात करेंगे उनको गूगल मैप में देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। पराली के धुएं ने उत्तर भारत का दम घोटा। तब देखते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली से संबंधित है, तो उसे देखना है कि वहाँ की वायु प्रदूषण के कारण क्या है, प्रमुख चिंताएं क्या है, और उसके जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तब आप इमेज पे आइए, तो यहाँ पर आप भारत की जो फिजिकल मैप है उसको देखिए। तो आप दिल्ली की लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा है कि आप लैंड लॉक बोलते हैं कि जिसकी जो लोकेशन है वो लैंड लॉक है, तो किस तरह से, तो आप देख पाएंगे उत्तर में हिमालय आ जाता है, दक्षिण में जो दक्कन का पठार आ जाता है, इधर अरावली रेंज आ जाती है, इधर मैदान आ गया है। इसके अलावा आप देखिए थार डेजर्ट हो गया, इधर गंगा यमुना का जो मैदान हो गया, और इधर सतलज और जो रावी है, जो इंडस की सहायक नदी है, ये उसका यानी सिंधु नदी का मैदान हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दक्षिण में तो दक्कन का पठार आ जाता है, इधर अरावली रेंज आ जाती है, और उत्तर में हिमालय आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसकी जो लोकेशन है वो एक तरह से लैंडलॉक हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए ये पूरी तरह से हरियाणा से घिरा हुआ है, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो पराली जलाने की घटना होती है जैसे पंजाब हरियाणा है, तो उसका जो पराली जलाते जो उससे जो भी धुआं होता है तो वो दिल्ली की साइड आता है। अब दिल्ली की साइड आने की वजह से क्या है कि अब यहाँ पर जो खुला है स्थान न होने की वजह से क्या है कि जो उसके पार्टिकल है, जो कंसनट्रेट है वो यहीं पर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो इस मौसम में यानी जो सर्दी के मौसम में यहाँ की जो स्थिति है या जो हालात है वो और भी बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा आप देखिए, अब आप जम्मू कश्मीर चलिए तो ये काराकोरम रेंज हो गई, फिर चांसका रेंज हो गई, फिर पंजाल रेंज हो गई, ये हिमालय रेंज हो गई। इसके अलावा आप देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया है। उसके अलावा आप चलिए ईस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, दक्कन का पठार हो गया है, सतपुड़ा रेंज हो गई, विंध्याचल
रेंज वगैरह दोनों के बीच में नर्मदा वैली स्थित है। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया है। ये रन ऑफ कच्छ हो गया है, गुरुशेखर हो गया, अरावली रेंज की सबसे ऊंची छोटी, और ये थार डेजर्ट की हमने बात कर ली। उसके अलावा आप नीचे चलिए तो आपको नीलगिरी हिल से वो दिखाई दे रही होगी, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी होगी क्या होगी, दोदा बेट होगी। उसके अलावा नीचे चलिए तो आपको अन्नामुडी दिखाई दे रही होगी, तो वो ऊंची चोटी हो गई किसकी, कार्डेमम हिल्स की। तो ये नीचे जो हिल्स है महत्वपूर्ण हिल्स, उसके बारे में बात कर ली हमने। उसके अलावा आप और भी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ उनको देखने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं जो खराब वायु गुणवत्ता के कारण क्या है दिल्ली में। तो दिल्ली की हवा आमतौर पर अक्टूबर नवंबर माह में प्रदूषित और मार्च अप्रैल माह तक साफ हो जाती है। वर्तमान मौसम की स्थितियां सर्दियों के विपरीत प्रतिकूल नहीं है। सर्दियों के दौरान ठंडा और स्थिर मौसम विशेष रूप से इंडो गंगा के मैदान में स्थित उत्तर भारतीय शहरों में दैनिक प्रदूषण फैलाता है। तो अभी हमने देख लिया कि भी जो सर्दी का मौसम है और दूसरा है कि स्थिर मौसम है, इसकी वजह से जो भी यहाँ जो प्रदूषण है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे। क्योंकि स्थिर रहने की वजह से क्या है कि जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इधर उधर फैलने का ये नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो फैल नहीं पाते अच्छे से। दूसरा है कि स्थानीय उत्सर्जन के अलावा हवा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि को भी माना जा रहा है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। तो शहर की लैंडलॉक भौगोलिक स्थिति, दूसरा है पड़ोसी राज्य जिसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएं, वाहन उत्सर्जन, दूसरा है औद्योगिक प्रदूषण और बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां। ये सभी जो वायु प्रदूषण के कारण है किसकी, दिल्ली की। अब ये तो हमने देख लिया कि ये वायु प्रदूषण के कारण है। अब देखते हैं कि जो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो सरकार द्वारा टर्बो हैप्पी सीडर या TSH खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। ये ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो पेड़ों की ठूंठ को उखाड़ फेंकती है। उसके अलावा और क्या किया गया, तो 26 वाहनों की शुरुआत, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, एक आपातकालीन उपाय के रूप में OD1 और वाहनों को प्रदूषण कम करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस का निर्माण करना। उसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो भी चर्चा में भी बना हुआ था, कल हमने इसी के बारे में चर्चा की थी। यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का कार्यान्वयन, इस आपातकालीन योजना के तहत शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर कड़े कदम उठाए जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का विकास किया गया है, जिससे जो वायु की गुणवत्ता है उसको नाप सकते हैं हम और उसके अनुसार कदम उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सपर की बात करते हैं, यानी जिसका सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसने दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है उसको मध्य से खराब और बहुत ही खराब स्तर पर पहुंचा दिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो सपर है उसके बारे में। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। तो किसकी बात करें हम, तो सपर की बात करें तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, तो इसी को बोलते हैं सपर। अब यह भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है, जिसका संचालन भारतीय मौसम विभाग या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य आम जनता के बीच अपने शहरों में वायु गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उचित शमन उपाय और व्यवस्थित कार्रवाई की जा सके। सपर दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता आरंभिक चेतावनी प्रणाली या एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक अभिन्न अंग है। यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है। कौन, सफर। निगरानी किए जाने वाले इसमें प्रदूषक क्या है, तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलिन और जाइलिन और मरकरी। तो ये इसके द्वारा जो निगरानी रखे जाने वाले प्रदूषक हैं। अब हम देखते हैं कि जो आगे की राह क्या हो सकती है। तो हमने देख लिया कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। अब यहाँ पे कारण क्या है, अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे चिंता क्या क्या हो सकती है। तब जैसे इससे सांस से संबंधित बीमारियां हैं वो हो सकती है, लंग्स से संबंधित हो सकती हैं। उसके अलावा बुजुर्गों या बच्चों को ये प्रभावित कर सकती हैं वायु प्रदूषित। अब आगे की राह क्या हो, तो धान के विपरीत गेहूं की पराली को कम जलाया जाता है, क्योंकि इसके ठूंठ का प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान है और इसे भूसे का किसानों
द्वारा पशु के रूप में आहार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः दिल्ली की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पराली जलाने की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय स्थानीय उत्सर्जन को देखना चाहिए। स्वच्छ वायु में सांस लेना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसलिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मानव स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमें पहली खबर है वो देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। राज्य में सुधार की होड़ बढ़ी तो बदलने लगी स्कूलों की सूरत। इसे GS2 राज्य व्यवस्था से और एजुकेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति में देश की स्कूली शिक्षा की जैसी कल्पना की गई उसकी तरफ राज्य बढ़ते नजर आ रहे हैं। राज्यों में शिक्षा की तस्वीर के मूल्यांकन को लेकर शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट नकारात्मक संकेत देने वाली है। राज्यों में सुधार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और वे जरूरी सुविधाएं और संसाधनों की निगरानी कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर को लेकर राज्यों के बीच अंतर कम हो रहा है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स नाम से रिपोर्ट जारी की है और इससे पता चलता है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने तक राज्यों में नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने की होड़ है। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने यानी विद्यार्थियों के पंजीकरण, उन्हें स्कूल में बनाए रखने और ऊंची कक्षाओं तक उनके पहुंचने के मामले में कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ राज्यों ने अपने जो पुराने स्तर है उसको बनाए रखा है। उसके अलावा कुछ राज्यों को प्रदर्शन गिरा भी है। उसके अलावा कुछ राज्यों ने पिछले साल के मुकाबले अच्छे सुधार किए। तो ये उसके बारे में कुछ राज्यों के नाम दीजिए। तो अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि आप इन राज्यों के नाम याद भी नहीं कर पाओगे। स्कूलों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल से संबंधित सुविधाएं बेहतर बनाने में कई राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये कुछ उसके पैरामीटर्स के अंदर भी शामिल कर ली जाते हैं। अगले साल बदलेंगे संकेतक। तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने अब तक 3 PGI रिपोर्ट जारी की है। यह समग्र रूप से 1000 अंकों के पूर्णांक पर राज्यों की ग्रेडिंग करता है। इसमें कुल 70 संकेतकों का सहारा लिया जाता है जिन्हें 2 ग्रुपों में रखा गया है, प्रदर्शन और प्रशासन प्रबंधन। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह अगले साल से राज्यों के आकलन के लिए डिजिटल एजुकेशन समेत कुछ नए संकेतक शामिल करेगा। हालांकि ग्रेडिंग के कुल अंक 1000 ही बने रहेंगे। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, तो PGI जो इंडेक्स है उसके बारे में देख लिया। घट रही है असमानता। तो रिपोर्ट का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू यह है कि राज्यों में स्कूली शिक्षा के ढांचे में असमानता पहले जो स्तर होता था अब वह घट रहा है। 2021-22 के सत्र में सबसे अधिक अंक 928 पाने वाले राज्य और सबसे कम अंक 669 पाने वाले राज्यों के बीच 259 अंकों या 33% का फासला है। और 2017-18 की बात की जाए तो यह 51% का फासला था। तो देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो पहले 51 था अब वो 33% हुआ, यानी जो असमानता का जो पहले का जो स्तर था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमने जो PGI की बात की तो अब उसका ये एक इमेज देखिए आप, तो इमेज पे देख के समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो उनकी स्कोरिंग है वो की जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रेड हो गया, तो यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे करते करते लेवल 10 तक जाता है। तो आप देखिए जो लेवल 1 होता है उसमें 901 से 950 के बीच में जिसको अंक मिलते हैं। तो वहाँ पर दिखाया गया है कुछ राज्यों के नाम। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, केरला, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये नंबर ऑफ स्टेट या यूटीज, तो उनकी काउंटिंग कितनी होगी 5। इस तरह से लेवल 2 में, लेवल 3 में कितने, तो उन राज्यों को इस तरह से उनकी जो स्कोरिंग है वो की जाती है। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है और स्टेट्स के लिए, तो उसके लिए क्या है, तो एक गवर्नेंस प्रोसेस होगी जो कितने अंक हो गई, 360 अंक की होगी। उसके अलावा आउटकम्स को देखिए तो वो 640 अंक हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर 1000 जो अंक है या पूर्णांक है वो मिलकर बनते हैं। अब आउटकम्स में क्या ले लिया, तो LO यानी जो लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी ले ली, तो ये कितने अंक की हो गई, तो 180 की हो गई। उसके बाद एक्सेस हो गई। उसके अलावा देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज हो गई जो 150 जो स्कोरिंग रहेगा उसका। उसके बाद इक्विटी या समता जो 230 जो स्कोर है उसके वो रहेंगे। तो इस तरह से जो ये PGI इंडेक्स है वो कार्य करता है या उसकी जो स्केल है वो इस तरह से कार्य करती है। अब हम नई शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं। तो भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 2020 यानी 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है। अब हम देखते हैं कि जो 5+3+3+4 के प्रारूप में जो पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और
कक्षा 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाएं यानी कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की पढ़ाई होगी। उसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। और उसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं की जो तक की पढ़ाई करेंगे। तो यह 9वीं और से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खास सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखिए। तो उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रमों के बीच में नामांकन या निकास की अनुमति होगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन, विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालय को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबंधा प्रणाली को पूरी की जाएगी। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3 4 स्कूली पाठ्यक्रम होगा। इसमें कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। समग्र विकास बोर्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति या प्रोग्रेस पर पूरी नजर रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है या GER है को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की जो विविधता है उसकी होगी। तो ये इसकी कुछ खास बातें होगी किसकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अब आप देखिए जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो पुराना वाला क्या था, तो 10+2 का था। अब देखिए 10 ईयर्स हो गए, एज यानी 6 साल से लेकर 16 साल तक, और जो 2 ईयर्स हो गए यानी एज 16 से लेकर 18 के बीच में। अब न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो आप देखिए अब आप यहाँ देखिए तो 5+3+3+4 हो गया, यानी 5 में क्या हो गया, तो ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई। उसके अलावा 3 है तो वो क्या होगी, तो प्री प्रेपरेटरी स्टेज हो गई। उसके बाद 3 क्या हो गया, तो मिडिल स्टेज हो गई। और 4 क्या हो गया, तो सेकेंड स्टेज हो गई। तो इस तरह से ये कार्य करेगी। अब आप यहाँ पे देखिए जो फाउंडेशन स्टेज है तो उसमें क्या है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो तीसरी से है तो उसमें क्या आंगनवाड़ी है, यानी 3 से 6 साल के बीच में क्या है तो उसे आंगनवाड़ी में रखा जाएगा। यानी वहाँ पर वो जो खेल कूद है वो कार्य करेगा, यानी यहाँ पर उसका स्कूल बैग लेकर नहीं आना है, सिर्फ खेल कूद का कार्य करना। फिर उसके बाद छठी के बाद 7वीं और 8वीं वो क्लास 1 और 2 में रहेगा, यानी 2 साल यहाँ रहेगा। तो ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई। उसके बाद जैसे ही एज 8 से 11 की होगी तो वो क्लास 3 से 5 में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 साल बिताएगा। उसके बाद जैसे ही 11 से 14 साल की एज होगी तो वो छठी से 8वीं क्लास में आ जाएगा और 3 साल यहाँ पे बिताएगा। उसके बाद 4 ईयर्स कहाँ बिताएगा, तो क्लास 9 से 12वीं तक। तो यहाँ पर एज 14 से लेकर 18 के बीच में रहेगा। तो ये सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो पुराना स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खास तरह के परिवर्तन किए गए और उस तरह से जो उनकी लर्निंग है, जो आउटकम्स है, उनमें बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सबसे योग्य व्यक्ति जज बने वह नहीं जिसे कॉलेजियम जानता है, रिजिजू। तो इसे जीएसटी और राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हो, न्यायालय से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे भी जोड़कर देख सकते हैं। तो उठाए सवाल, कहा वह कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं, दोषहीन नहीं होती कोई भी प्रणाली। सरकार के पास जानकारी एकत्रित करने का स्वतंत्र तंत्र न्यायपालिका के पास नहीं। तब हम देखते हैं जो किरण रिजिजू ने जो टिप्पणी की है कॉलेजियम को लेकर वो क्या है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि जजों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है। सबसे योग्य व्यक्ति को ही जज नियुक्त किया जाना चाहिए, उसे नहीं जिसे कॉलेजियम जानता है। अब इन्होंने इस पर क्या टिप्पणी की है तो उसको देखते हैं हम। तो मैं न्यायपालिका या जजों का आलोचक नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं हूँ। कोई भी प्रणाली दोषहीन नहीं होती। हमें हमेशा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। प्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। अगर यह अपारदर्शी है तो संबंधित मंत्री नहीं बोलेगा तो उसके विरुद्ध और कौन बोलेगा। तो ये इनके कुछ कमेंट थे या टिप्पणी थी कॉलेजियम प्रणाली को लेकर। वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली का बुनियादी दोष यह है कि जज अपने उन साथियों की सिफारिश कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं, लिहाजा वे उस जज की सिफारिश नहीं करेंगे जिसे वे नहीं जानते हैं। जब रिजिजू से पूछा गया कि अगर इस प्रक्रिया में सरकार शामिल हो तो वह कैसे लोग होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार की जानकारी एकत्रित करने का एक स्वतंत्र तंत्र होता है। सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है और कई अन्य रिपोर्टें होती, लेकिन न्यायपालिका और जजों के पास ये नहीं होते। पूरी दुनिया में जजों की नियुक्ति सरकार करती है और कानून मंत्री ने कहा कि इस वजह से न्यायपालिका में भी राजनीति है।
भले ही वे प्रदर्शित न करें, लेकिन वहाँ जबरदस्त राजनीति है, क्योंकि क्या जजों को ऐसे प्रशासनिक कामों में फंसना चाहिए या न्याय प्रदान करने में ज़्यादा समय देना चाहिए। तो ऐसा उनकी कुछ टिप्पणियां थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम रद्द करने के बारे में रिजिजू ने कहा कि अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया, जिसमें एक कॉलेजियम प्रणाली की बात की है, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की, तो इनको देखते हैं कि ये क्या है। उसके अलावा सरकार ला रही है मध्यस्थता विधेयक, तो ये क्या है। तो देश भर की अदालतों में बड़ी संख्या में दायर होने वाले मामलों पर रिजिजू ने कहा कि बड़ी संख्या में मामले अदालत के बाहर निपटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम मध्यस्थता विधेयक ला रहे हैं और मुझे आशा है कि ये आगामी शीत सत्र में पारित हो जाएगा। इसके साथ ही कहा कि वकीलों को अपनी पसंद की भाषा में बहस करने की अनुमति होनी चाहिए। तो ऐसा मध्यस्थता विधेयक उसमें प्रावधान किया जाएगा। तब हम देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली और एनजीएससी को। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करती है। हाई कोर्ट के कौन से जज पदोन्नत या प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में इसका उल्लेख है। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में विवाद को देख लेते हैं। तो गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था। यानी जो उनका अपॉइंटमेंट है और जो ट्रांसफर है उसके लिए क्या बनाया गया था, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में एक हस्तक्षेप मात्र है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी ही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थी। यानी जिसके एनजीएससी की बात करें तो उसकी संरचना के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आयोग में जानी मानी 2 हस्तियों का चयन 3 सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे। तो इस तरह से इन्होंने इसकी बात की है। अब आयोग के संबंध में एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो वह आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा। गौरतलब है कि शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने की बात हमेशा से हो रही, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रोग्रेस नहीं हुई और शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों के बहुत पद रिक्त है। तो इस तरह से हमें देखनी थी किसके बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में और कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकसित देशों से मदद मांगेगा भारत, भूपेंद्र यादव। तो इसे GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और GS3 कंजर्वेशन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं हम। तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत विकसित देशों से मदद मांगेगा। COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की बैठक से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत विकासशील देशों के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग भी विकसित देशों से करेगा, ताकि इन देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सके। यानी जो टेक्नोलॉजी है और जो फाइनेंस की बात की गई है यहाँ पर कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित किए बिना ही जो टेक्नोलॉजी है और जो वित्त है वो मुहैया कराया जाए विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत वह उन कुछ देशों में से एक है जिसने पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ मिशन के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि COP27 में वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा समग्र दृष्टिकोण है। मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक होने वाले COP27 में जो भूपेंद्र यादव है वो शामिल होंगे। तब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया उनको देखते हैं हम। अब आज आप इस इमेज को देखिए तो आप कुछ अंदाजा लगाइए। तो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट नाउ, आप देखिए, सो इट्स स्टिल देयर व्हेन वी गेट आउट द
तो इस तरह से आप इसको देखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब हम देखते हैं जहाँ पे COP27 की जो बैठक आयोजित होने वाली हुई, कहाँ पर आयोजित होने वाली, मिस्र के, तो शर्म एल शेख जो शहर है वहाँ पर आयोजित होने वाली इजिप्ट के। तो इसके लोकेशन को देखते हैं, नील नदी होगी, तो नील नदी की किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा में। जो शर्म एल शेख है वहाँ पर कौन सी खाड़ियाँ हैं, तो एक गल्फ ऑफ सेज और एक गल्फ ऑफ एडर लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने वन वर्ल्ड मूवमेंट यानी जो लाइफ की बात की हुई है, किसमें, COP26 में बात की थी, जब वो ग्लासगो में गए थे उस समय। और इसके बारे में बात की जाए लाइफ मूवमेंट के बारे में, तो क्या है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन है। उसके अलावा जो लाइफ मूवमेंट है, ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो ये किस चीज़ों पर जोर देता है, तो ये ऊर्जा उत्पादन पर यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे, उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन पे और सस्टेनेबल लिविंग पर यानी जो टिकाऊ जीवन शैली है उस पर अपना जो जोर है वो देने का प्रयास करता है ये। उसके अलावा आप देखिए लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इसी के उद्देश्य क्या है कि किस तरह से जो हमारा जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। दूसरा है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उनको बढ़ाया जा सके। आप यहाँ पर इमेज से देखिए, इमेज से आप और अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से ये बिल्डिंग्स में जो सोलर प्लेट्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से जो ई वेस्ट है उसका पुनर्भरण या रिसाइकलिंग की जा रही है। उसके अलावा किस तरह से जो ई व्हीकल है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से जो संसाधन है पर्यावरण में उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए। तो सबसे पहले दे रखी है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, जिसके अंदर क्या है कि जो रिड्यूस फूड एंड वाटर वेस्टेज है। उसके अलावा है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दी जाए, एनर्जी एफिशिएंसी उसको बढ़ाई जा सके। दूसरा है सस्टेनेबल मोबिलिटी, जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो ई व्हीकल है उनका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा है सस्टेनेबल फूड, यानी जो ऑर्गेनिक फूड है उनको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है कि जो मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है कि जो मीट एंड फिश है उनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अब उसके अलावा है कि सस्टेनेबल डिजाइन, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि आप उस तरह के जो टी शर्ट है और जो ग्लासेस है, जो शूज़ है या टूथब्रशेस है, जो इको डिज़ाइन है उनका इस्तेमाल कीजिए। रिसाइकल एंड यूज लेस प्लास्टिक, यानी आप जो रिसाइकल हो सके उस तरह की जो प्लास्टिक है उनका इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक हो सके जो प्लास्टिक है उसका उपयोग अवॉइड कीजिए। और सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको तो बिल्कुल ही आप न के बराबर ही उपयोग कीजिए। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो जागरूकता, यानी जो इन्वायरमेंट एजुकेशन उसमें क्या है कि जो जागरूकता है वो फैलाई जाए चीज़ों के बारे में कि कौन सी वस्तुएं उनके सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छी हो सकती। तो इस तरह से जो कुछ लाइफ स्टाइल है उसमें हम परिवर्तन करके अपना योगदान दे सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। उसके अलावा आप इमेज को देखिए, आप इमेज से कुछ अंदाजे लगाने के प्रयास कीजिए। तो आप यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को देखिए, तो नो प्लेस लाइक होम, तो ये कुछ बातें बताई है यहाँ पर इमेज में। अब इसी को आप देखिए तो यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई कि आपको यहाँ पर प्लास्टिक से बैग से वो दिखाई दे रखे हैं। तो आप इनकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कपड़े के बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो, जो फूड प्रिंट है या इन्वायरमेंटल जो फूड प्रिंट है उनको कम करने में अपना योगदान दे सके। अब हम पेरिस समझौते की बात करते हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया था। तो 4 नवंबर 2016 को संपन्न पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है जिसने दुनिया के 200 देशों को ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में कमी करने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एकजुट किया था। इस संधि द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर या प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ ही तापमान वृद्धि को और आगे चलकर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। वर्ष 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC की स्थापना के बाद जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस संधि द्वारा विकसित तथा अमीर देशों को निर्देशित किया गया था कि वे जलवायु परिवर्तन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को आर्थिक तथा तकनीकी मदद प्रदान करेंगे, लेकिन अभी तक जो ये वादा था वो पूरा नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर देखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण समझौते बताया गया है कि जो लिमिट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू
2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए, अचीव नेट जीरो इमिशन बाय मिड सेंचुरी। उसके अलावा इनहेंस रेजिलियंस एंड अडेप्शन टू क्लाइमेट इम्पैक्ट सर्टेन टू अकर, अलाइन फाइनेंशियल फ्लो इन द वर्ल्ड विद दिस ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ बातें बताई गई हैं कि किस तरह से जो हमें जो डिग्री है यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को रखना है, नेट जीरो को अचीव करना है। तो उसके अलावा जो हमारी इनहेंस रेजिलियंस, उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है या उससे संबंधित जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको धीरे धीरे हमको अडेप्ट भी करना है, उसके साथ कुछ मिटिगेट भी करना है और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जो क्लाइमेट चेंज में हो रहा है उसको रोकने में मददगार साबित हो सके। अब आप यहाँ पर एक इमेज से देखिए तो प्री पेरिस एग्रीमेंट की जो महत्वपूर्ण है लिमिट द, अब यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहा है कि जो की एलिमेंट्स थे पेरिस एग्रीमेंट के, तो वही बताना चाह रहा है यहाँ पर। तो देखिए आप, तो पहला कौन सा हो जाएगा आप उसे देखिए, तो लिमिट टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या, रिव्यू कंट्रीज कमिटेड टू कटिंग इमिशन। उसके अलावा प्रोवाइड फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये कुछ उसके की जो एलिमेंट्स थे, तो वो हो गए किसके, पेरिस एग्रीमेंट के। अब हम जो मिस्र है उसके मैप को देख लेते हैं। तो दक्षिण में इसकी सूडान से सीमा लगती है, पश्चिम में लीबिया से, इधर इजराइल से और फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है, उत्तर में मेडिटेरियन से आ गया, पूर्व में रेड से आ गया जिससे इसकी सीमा लगती है, और उसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजर रही है। और ये नील नदी हो गई, ये लेक नासिर हो गई, ये आसवान डैम हो गया। आसवान डैम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में अवस्थित है, और जो लेक नासिर है उसको कौन सी रेखा कट कर रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रही है। लेक जो लेक माफ कीजिए नील नदी हो गई, और ये इसकी राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कायरा जो इसकी राजधानी वो नील नदी के किनारे अवस्थित है। गिजा जो यहाँ का जो शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो नील नदी के किनारे अवस्थित है। ये गल्फ ऑफ सेज हो गई, ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गई, और यहीं पर जो शर्म अल शेख है वो शहर अवस्थित है, ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं इजिप्ट की जो लोकेशन है ये वेस्टर्न डेजर्ट हो गए हैं। तो ये इसका जो ज़्यादातर क्षेत्र है सहारा वाले क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हमें जो मिस्र का है मैप को भी देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बढ़ेगा उत्पादन। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। तो कोरोना के कारण चीन में बार बार लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ। तो जीरो कोरोना नीति की वजह से चीन में बार बार लॉकडाउन हो रहा है, और इस वजह से दुनिया के लिए भरोसेमंद सप्लायर नहीं रह गया है। चीन में फिर से 28 प्रमुख शहरों में लॉकडाउन है, जिससे वहां के औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है, और इसका फायदा भारत को मिल रहा है। चीन के लॉकडाउन वाले शहरों में जेनजाओ शहर भी है, जहां एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की यूनिट है, जिसमें 2 लाख कर्मचारियों वाली इस यूनिट में फिलहाल उत्पादन ठप है। अब फॉक्सकॉन और पेट्रागन अब भारत में अधिक संख्या में एप्पल फोन बनाएगी, और ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने की तैयारी में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के निर्माण में असेंबलिंग से अधिक महत्व कलपुर्जों का होता है। और भारत की जो PLI स्कीम की वजह से भी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। भारत में लेदर आइटम, गारमेंट जैसे छोटे आइटम को भी इसका फायदा मिलने वाला है। चीन में लॉकडाउन के साथ वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वो लगातार बढ़ रही है, और दुनिया के कई प्रमुख देशों का रुख चीन के खिलाफ होने से भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है, और यूरोप और अमेरिका के साथ कई अन्य देश अब कम मूल्य वाले आइटम भारत से खरीदना पसंद कर रहे हैं। व्यापारी नहीं, निवेश में भी भारत को चीन के खिलाफ हवा का फायदा मिल रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब यहाँ पर जो PLI स्कीम की बात की, चीन की बात की, इन दोनों को देखते हैं हम। अब यहाँ पर एक कमेंट किया गया RK जालान के द्वारा, निर्यातक, तो अब तक चीन से खरीदारी करने वाले यूरोपीय कारोबारी अब भारत से लेदर आइटम लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इमेज दिखाया गया है मैन्युफैक्चरिंग का। तो 2020 में शुरू हुई थी PLI स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग में लगी कंपनियों को जो प्रोत्साहन या इंसेंटिव या सब्सिडी देगी। तो इसमें धीरे धीरे जो सरकार है इसका दायरा बढ़ाती जा रही है, इसमें नई नई जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है उसको शामिल करती जा रही है। अब आप देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड्स का या सर्विस का, तो उसके हिसाब से आपको जो इंक्रीमेंटल सेल्स है उसके हिसाब से आपको कुछ इंसेंटिव दी जाएगा। इसके टारगेट सेगमेंट क्या है, तो मोबाइल फोन से और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसके अलावा अन्य चीज़ें जो सरकार इसमें शामिल कर सकती है। इसके कुछ एलिजिबिलिटी की बात की गई, और जो इसका टेन्योर ऑफ द स्कीम, तो ये कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा समय समय पर। अब हम चाइना की मैप को देख लेते हैं। तो आप चाइना को मैप को देखिए तो आप देख पाएंगे कि इसके उत्तर में सीमा किससे, रशिया से लग रही, इधर मंगोलिया से, उत्तर कोरिया से सीमा लग रही, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके अलावा अफगानिस्तान, और भारत से इसकी सीमा लग रही इधर नेपाल से,
इधर भूटान से, इसके अलावा म्यांमार से इसकी सीमा लग रही है, इधर लाओस से, वियतनाम से इसकी सीमा लग रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कौन से थे, इधर उत्तर में देखिए तो आपको एल्टाई माउंटेन दिख रहा होगा, यहाँ पर गोबी डेजर्ट दिख रहा होगा मंगोलिया और चाइना के बीच में। उसके अलावा आप देखिए कुनलुन शान और ये जो तियान शान, इन दोनों के बीच में जो तारिम बेसिन है वो अवस्थित है। उसके अलावा अल्टुन शान को देखिए आप, और जो हिमालय, इन दोनों के बीच में आपको प्लेटू ऑफ तिब्बत दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा देखिए आप मेकोंग रिवर को देखिए तो ये चाइना से होते आसियान में इंटर करती हैं। इसके अलावा आप देखिए सिचुअन प्लांट्स तो कहाँ पर अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे ये येलो रिवर हो गई और ये यांगसी रिवर हो गई है। अब इनके जो दक्षिण में आप देखिए तो ये आपको सिचुअन जो प्लांट्स ये मैदान से नजर आ रहे होंगे। अब चाइना के पूर्व में देखिए तो येलो सी, ईस्ट चाइना सी, और दक्षिण जो पूर्व में साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा होगा, इसकी सीमा जो पैसिफिक ओशन से लग रही है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो लोकेशन उनको देखने का प्रयास कीजिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। इराक और यूएई से भी भारत को मिल रहा सस्ता कच्चा तेल, तो रूस से ज्यादा क्रूड खरीदने की भारत की रणनीति ने बाजार में भारी उथल पुथल मचा दी है। भारत जैसे खरीदार को टिकते छिटकते देख इराक और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी भारत को रूस की तरह क्रूड की कीमत में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अब इसके डिस्काउंट देने की वजह से क्या होगा, तो पेट्रोल और डीजल की जो खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अभी तक तो कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई। अब इन खुदरा कीमतों में कटौती की भी संभावना बनी, क्योंकि ये अब डिस्काउंट में देंगे तो सीधी सी बात है इसका असर पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ेगा। और रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला क्रूड बाजार की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अभी तक एशियाई डिस्काउंट की भारत की मांग को तेल उत्पादक देश कोई भाव नहीं देते थे, लेकिन अब वो इससे के लिए तैयार है। तो ये कुछ बात बताई गई है। तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की जिक्र किए गए हैं, अब यहाँ पर वो कुछ आंकड़े बताए गए। रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की रणनीति ने बाजार में मचाई उथल पुथल। उसके अलावा देखिए 91.70 तो डॉलर प्रति बैरल की औसत दर से भारत ने अक्टूबर में कच्चा तेल खरीदा था। उसके अलावा 9.60 लाख बैरल क्रूड की आपूर्ति प्रतिदिन रूस ने भारत को की थी। तो यहाँ पर औसत क्रूड खरीद का जो मूल्य वो देखिए आप, तो धीरे धीरे आपको उसकी जो कीमत है वो गिरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अब यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की बात की है उसको देखते हैं कि वो क्या है। उसके अलावा जो ऑयल डिप्लोमेसी उसको भी समझ लेते हैं। तो ऑयल प्राइसेस, तो आप देखिए कि किस तरह से जो ऑयल प्राइसेस है वो जो रेवेन्यू है जनरेट कर रही है मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है। अब हमने जो क्रूड ऑयल की बात की, तो आप क्रूड ऑयल को देखिए तो ये एक तरह से कच्चा जो पदार्थ होता है। अब इस कच्चे पदार्थ को क्या किया जाता है, तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि मुंबई हाई बेसिन है, तो वहां से भी इसी तरह का जो क्रूड ऑयल है वो निकलता है। अब उस क्रूड ऑयल को हम खरीदते हैं किससे, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है या रूस से, सऊदी अरब या इराक से। अब उसको खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, तो उससे फर्नेस या भट्टी में उससे फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन मेथड है उससे गुजारा जाता है। अब उससे गुजारने के बाद क्या होता है, तो उसको विभिन्न टेम्परेचर पर क्या हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है। जिससे क्या कि विभिन्न जो टेम्परेचर है वो हमें उसी पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो प्राप्त होते हैं। अब उसमें देखिए आप, तो हमको पेट्रोलियम गैस भी मिलेगी, उसके अलावा गैसोलीन मिलेगी, नेफ्ता मिलेगा, पैराफिन मिलेगा, डीजल फ्यूल ऑयल मिलेगा, उसके अलावा लुब्रिकेंट ऑयल मिलेगा, बिटुमिन मिलेगा। तो ये सब हमें किससे मिलते हैं, तो क्रूड ऑयल से मिलते हैं। तो आप देखिए अगर क्रूड ऑयल की कीमत अगर कम होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पेट्रोलियम गैस है या जो भी इससे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनकी कीमतों में कम होगी। अब इनकी कीमतों में कम होने से क्या होगा, अब मान लीजिए कि पेट्रोलियम गैस है उसकी कीमत में कम हुई, तो जब एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उसकी कीमत कम होगी। तो अब उससे क्या होगा कि जो आम उपभोक्ता है उसको जो इससे राहत भी मिलेगी। उसके अलावा बिटुमिन को देखिए तो ये सड़क निर्माण में काम किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल को देखिए तो ये जो मशीनरी है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल ऑयल को देखिए आप, डीजल को देखिए, पैराफिन को देखिए, नेफ्ता को देखिए, उसके अलावा गैसोलीन को देखिए। तो अगर पैराफिन अगर सस्ता होता है, जो वायुयान उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी जो किराए है, जो टिकट है वो भी सस्ती होगी। डीजल है तो आप उसका हमें पता है कि जो डीजल है उसका इस्तेमाल हम जो ट्रैक्टर से या जो भी मशीनरी है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो परिवहन की जो लागत है वो कम होगी, जो भाड़ा है वो कम होगा, जिससे जो महंगाई उसको नियंत्रित करने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। तो आप देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन से स्टेक होल्डर शामिल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, कहीं पर उसको रॉ ऑयल है उसको स्टोर किया जा रहा है, उसको कहीं सप्लाई किया जा रहा है, कहीं पर उसको जो उससे प्रोडक्ट है उसको बनाया जा रहा है, उसको कहीं पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, फिर लास्ट में जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वहां तक पहुंच रहा है। तो आप देख पाइए, इसको समझिए और अच्छे से। अब हमने जैसे सऊदी अरब की बात की थी, इराक की बात की, तो आप लोकेशन में देखिए तो ये इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो अब इनको इमेज में देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि सऊदी अरब है, उसकी
जो इकोनॉमी वो किस पे डिपेंडेंट है, तो आपको दिख पा रहा होगा ऑयल पे। और जो इराक है उसकी इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा आप यमन को देखिए तो क्रूड ऑयल पर, उसके अलावा ओमान को देखिए तो आपको पेट्रोलियम दिख रहा होगा, यूएई को देखिए तो ऑयल को दिख रहा होगा, बहरीन को देखिए तो ये भी क्रूड ऑयल और जो एलएनजी उस पर डिपेंडेंट है, कुवैत को देखिए तो ऑयल पर, ईरान को देखिए तो पेट्रोलियम पर, अब इसको देखिए आप अफगानिस्तान को देखिए तो ये ओपियम पर, उसके अलावा आप और भी कजाकिस्तान को देखिए तो आपको ऑयल दिखाई दे रहा होगा, रशिया को देखिए तो पेट्रोलियम, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो आप देखिए तो किस तरह से जो ये इनकी इकोनॉमी है मिडल ईस्ट की, तो यहीं पर आप देखते होंगे कि जो मिडल ईस्ट की जो है वहीं पर जो जियो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर केंद्रित रहती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रित रहने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे संसाधन मौजूद है जो आज हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर इसराइल को देखिए तो उसकी जो इकोनॉमी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर पर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। फिलिस्तीन को देखिए तो आपको स्ट्रॉबेरीज दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा लेबनान को देखिए तो ज्वेलरी पे इसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आप देखिए और भी अन्य कंट्रीज को और एनालिसिस कीजिए यहाँ पर। अब हम जो ऑयल डिप्लोमेसी या एनर्जी डिप्लोमेसी उसको देखते हैं कि वो क्या होती है। अब एनर्जी डिप्लोमेसी क्या कहते हैं, इस डिप्लोमेसी एम टू सिक्योरिंग ऑफ अ नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, यानी सीधी से बात है कि जो राष्ट्रीय जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना ही जो एनर्जी डिप्लोमेसी है उसका उद्देश्य होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन जो डिप्लोमेसी है वो क्या होती है, अब पॉलिसी टुवर्ड द कंट्रीज इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल और गैसेस, तो उसी को पाइपलाइन डिप्लोमेसी कहते हैं। तो किस तरह से जो हम देखते आए हैं कि अभी तक जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है वो ऑयल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए भारत के हित को किस तरह से प्रभावित करती थी, जब चाहे उसकी कीमत बढ़ा देती थी, जब चाहे उसकी कीमत कम कर देती थी, जिस वजह से भारत की जो इकोनॉमी है प्रभावित होती थी। लेकिन अब कुछ जो हालात है वो सुधरे हैं। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। नेतन्याहू की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं इसको हम। इजराइल में मतगणना पूरी होने के साथ ही दक्षिणपंथी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। पूर्व पीएम नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को संसद की कुल 120 सीटों में से 32 सीटें मिली, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री यार लैपिड की पार्टी येस एडिट को 24 सीटें मिली हैं। अब हम इजराइल को देखते हैं। अब इजराइल की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो आप देखिए इजराइल का पॉलिटिकल जो सिस्टम है हो गया, तो सबसे नीचे क्या कहते हैं इलेक्टोरेट हो गया, यानी जो पीपल होगा। अब ये किसके लिए वोट करेंगे, तो ये लेजिस्लेटिव के लिए वोट करेंगे। अब यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते थे, यहाँ की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं। अब जो ये लेजिस्लेटिव है जिसे नेसेट बोल रहे हैं हम, तो ये सुपरवाइज का काम करती है किस पर, एग्जीक्यूटिव पर, जो एक गवर्नमेंट हो गई यहाँ की। अब जो लेजिस्लेटिव है वो किसको इलेक्ट करती है, तो वो एग्जीक्यूटिव की जो हेड है यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हेड करती है। अब ये फॉर्म्स होते हैं किसके, जो एग्जीक्यूटिव के, जिसे हमारे यहाँ पर है। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव है ये इलेक्ट फॉर 7 ईयर्स, तो किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो इस तरह से यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को एक अंजी में से समझिए, तो ये द पीपल होगा, जो इलेक्टोरेट होगा ये किसको वोट करेंगे, तो ये लेजिस्लेटिव को, जो नेसेट यहाँ की जो संसद होगी उसको कहते हैं। इसके अलावा जो नेसेट है जो लेजिस्लेटिव सुपरविजन का काम करती है एग्जीक्यूटिव में, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट हो गई है, तो ये हमारे यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर ही है। उसके अलावा जो नेसेट है वो इलेक्ट करती है 7 साल के लिए किसको, प्रेसिडेंट को। अब जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, जो हेड हो जाता है किसका, गवर्नमेंट का। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव वो इलेक्ट करती है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पर भी सेम जो पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्ट 7 साल के लिए, हमारे लिए यहाँ पर 5 साल है। बाकी हमारे यहाँ पर जो संसद है उसको संसद ही बोलते हैं, यहाँ पर नेसेट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो भारत से भी मेल खाता है। उसके अलावा आप इजराइल आइए, पर इजराइल की मैप को एनालिसिस करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए इजराइल की सीमा उत्तर में लेबनान से, दक्षिण में इजिप्ट से, इधर गल्फ ऑफ अकाबा से इसकी सीमा लग रही, जॉर्डन से, सीरिया से इसकी सीमा लगती पूर्व में। इसके अलावा फिलिस्तीन इसके बीच में अवस्थित है, और इधर पूर्व में, माफ कीजिए, पश्चिम में भूमध्य सागर हो गया, और जो लेक टिब्रिस है इसके बीच में अवस्थित है, और जो सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं इसको। अब यहीं से जॉर्डन रिवर निकलती है, जिसके साथ किसकी सीमा लगती है, तो आप देख पा रहे होंगे इधर सीरिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर इजराइल से सीमा लग रही है, और इधर आप चलेंगे तो फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा आप देखिए इधर सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ये डेड सी में जाकर गिर जाती है। अब डेड सी को देखिए किसके साथ सीमा लग रही है, तो इजराइल, फिलिस्तीन और
आप देख पा रहे होंगे जो सीरिया है या माफ कीजिए जो जॉर्डन है उसके साथ इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से आप देखिए। अब आप गाजा स्ट्रिप को देखिए, जहाँ पर जो विवाद जो दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में। अब आप वेस्ट बैंक को देखिए और यहीं पर जेरूसलम को देखिए, तो आप देख पा रहे इसकी लोकेशन। उसके अलावा जो इसराइल उसकी राजधानी तेल अवीव को देखिए, यहाँ पर जो हाइपर शहर है उसको देखिए क्योंकि अभी चर्चा में बना हुआ था। उसके अलावा भूमध्य सागर को देखिए, और जो इसराइल और जो लेबनान के बीच में भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर जो विवाद था तो वो क्षेत्र भी यहीं पर अवस्थित है। तो इस तरह से हमें इसराइल की मैप को भी देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मंगलयान के साथ भारत ने बढ़ाया लाल ग्रह की ओर कदम। तो 2013 में आज ही इसरो ने 450 करोड़ रुपए की लागत से मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। 10 महीने से ज्यादा समय के सफर के बाद 24 सितंबर 2024 को यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला भारत इकलौता देश है। आप मंगलयान के बारे में और कुछ जाना है तो आप देखिए लॉन्चिंग कब किए थे 5 नवंबर 2013 को। मार्स के ऑर्बिटर में कब प्रवेश किया था तो 24 सितंबर 2014 को। इसकी जो यान है उसकी खर्च कितना था तो 450 करोड़। कुल दूरी कितनी तय की तो 65 करोड़ किलोमीटर। हर भारतीय पर खर्च कितना है तो 4 रुपए का। प्रति किलोमीटर खर्च कितना है तो 11.5 रुपए प्रति किलोमीटर, जितना रिक्शा वाला 1 किलोमीटर के लिए लेता है। अब हम जो मार्स की बात करें यानी जो मंगलयान मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं हम, यानी मार्स जहाँ पर भेजा गया था या मंगलयान जहाँ पर भेजा गया था। तो आप देखिए ये मंगल ग्रह हो गया। तो आप देखिए सूर्य होगा, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। उसके अलावा जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इनका क्रम हो जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार। उसके अलावा देखिए जो मार्स है वो किसके बीच में तो अर्थ और जुपिटर के बीच में। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। उसके अलावा सूर्य से कितने नंबर पर आता है तो 4th नंबर पर आता है। लास्ट से कितने नंबर पर आता है तो 5th नंबर पर आता है। इसके अलावा यहीं पर जो बेल्ट है कौन सी एस्टेरॉइड बेल्ट है वो अवस्थित है, और इसका जो रंग है वो कौन सा है तो लाल कलर का दिखाई देता है। एक तरह से पूरी तरह से लाल नहीं कह सकते हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में भी कि इसका रंग पूरी तरह से लाल नहीं है या रेड, जो किस वजह से तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो इस तरह से हमें जो सोलर सिस्टम है उसको भी एक बार देख लेना था। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब हम देखते हैं अगली खबर। आपात स्थिति में सहयोग के लिए बनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो 1920 में आज ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हिस्सा है। 1970 में स्थापना के अर्ध शताब्दी वर्ष में डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बात की तो उसको देखते हैं कि वो क्या है, जिनकी बचाने वाले। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना साल 1864 में 22 अगस्त को हुई थी। तो आप देखिए स्विस बैंकर हेनरी डुनेट ने रेड क्रॉस को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर बताया गया कि इस संस्था को कब नोबेल पुरस्कार मिला है तो 1917 में, 44 में और 63 में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया भर में इसके तहत 9.7 करोड़ वॉलेंटियर कर्मचारी और सहायक हैं। 12 देश और रियासतों ने जिनेवा कन्वेंशन पर दस्तखत किए जिसके तहत दिशा निर्देश तय किए गए थे। उसके अलावा ये संस्था जंग के दौरान मानवीयता से जुड़े कदम उठाने के लिए जानी जाती है। तो ये रेड क्रॉस के बारे में बात हो गई। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तब बढ़ते हम अगली खबर पर। देश बंधु चित्तरंजन दास ने दान कर दी थी सारी संपत्ति। तो देश बंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1877 में आज ही कलकत्ता या अब कोलकाता में हुआ था। वह कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रबुद्ध वकील थे। 1908 में अलीपुर बम केस में बिना फीस लिए अरविंद घोष का बचाव कर वह क्रांतिकारियों के हीरो बन गए थे। उन्होंने बिना फीस लिए कई अन्य क्रांतिकारियों की पैरवी भी की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी और सारी संपत्ति दान कर दी थी। इसी त्याग के बाद उन्हें देश बंधु कहा जाने लगा। कुछ समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे। गांधी जी से मतभेद के बाद स्वराज पार्टी बनाई और खराब स्वास्थ्य के कारण 1925 में उनका निधन हो गया। तो अब इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं तो GS1 मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके अलावा INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर देख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हम स्वराज पार्टी के और बारे में जानते हैं। स्वराज पार्टी का इतिहास, स्थापना और उद्देश्यों को देखते हैं हम। तो आप देखिए स्वराज पार्टी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको चित्तरंजन जी दास और जो मोतीलाल नेहरू उनकी इमेज दिखाई दे रही है जिन्होंने जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की थी। स्वराज का अर्थ हो गया स्वयं का राज या शासन यानी सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज पार्टी को स्वराज दल के नाम से भी जाना जाता है। चोरी चोरा कांड के बाद इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के नेताओं ने की थी और स्वराज दल ने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
हम स्वराज पार्टी की स्थापना देखते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। पार्टी के अन्य नेताओं में हुसैन शहीद सुहरावर्ती, सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल और अन्य नेता शामिल थे। इस पार्टी का पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा स्थान पर विद्रोह कर दिया और एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा मारे गए थे और इसी घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ चल रहा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और बहुत से लोगों को महात्मा गांधी का यह निर्णय सही नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेता वर्तमान कांग्रेस पार्टी के कार्यों से असंतुष्ट थे। उनका सोचना था कि अब कांग्रेस पार्टी की नीति में परिवर्तन होना चाहिए और इस तरह स्वराज पार्टी के नेताओं को परिवर्तन समर्थक भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का दूसरा खेमा परिवर्तन विरोधी था। महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन को अपनाकर अंग्रेजों ने से आजादी पाने की योजना रखा था और परिवर्तन विरोधी नेताओं में M.A. अंसारी, C. राजगोपालाचारी, वाई वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र नाथ प्रमुख थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी को काफी सफलता भी मिली। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी के प्रत्याशी को 101 स्थानों में से 42 स्थान मिले। बंगाल में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और बंगाल के गवर्नर ने चित्तरंजन दास को सरकार बनाने का न्योता दिया था। अब हम देखते हैं जो स्वराज पार्टी के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज पार्टी इन। तो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, गांधी जी द्वारा किए जा रहे असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों को रोकना और उसमें अड़चन पैदा करना, ब्रिटिश हुकूमत को भारत के लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए विवश करना, काउंसिल परिषद में प्रवेश कर सरकारी बजट रद्द करना, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए नई योजना और विधायकों को प्रस्तुत करना है, बिल्स को प्रस्तुत करना। उसके अलावा नौकरशाही की शक्ति में कमी करना, आवश्यक होने पर पदों का त्याग करना। तो ये उसके कुछ उद्देश्य थे। अब स्वराज पार्टी के प्रमुख कार्य क्या थे? तो स्वराज पार्टी ने मॉन्टफोर्ट सुधारों को नष्ट किया। बंगाल में जो द्वेष शासन को यानी जो ड्यूअल सिस्टम को निष्क्रिय बना दिया। पार्टी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष बनाने में सफल रही। स्वराज पार्टी ने कई बार असेंबली से वॉकआउट किया और ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाई। अब इन सब के बाद हम देख लेते हैं कि जो स्वराज पार्टी उसके पतन के कारण क्या थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास की मृत्यु 16 जून 1925 में हो गई थी। उसके बाद ये पार्टी कमजोर हो गई। स्वराज पार्टी के कुछ नेताओं असहयोग नीति के समर्थक थे तो कुछ नेता सहयोग नीति के समर्थक थे। इस तरह पार्टी में फूट पड़ गई और फरीदपुर के सम्मेलन में पार्टी के नेताओं में आपसी फूट दिखाई दी थी। हिंदू मुस्लिम दंगा होने से भी पार्टी कमजोर हो गई। 1925 में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया, जिससे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का जो प्रभाव है कम हो गया। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने एक दूसरा दल स्वतंत्र दल की स्थापना की, जिसमें स्वराज पार्टी के बहुत से सदस्य शामिल हो गए और इस तरह पार्टी कमजोर हो गई। स्वतंत्र दल में हिंदुत्व का नारा दिया। 1926 ईस्वी के समाप्ति तक स्वराज पार्टी का अंत हो गया। तो इस तरह से हमें जो स्वराज पार्टी है उसके पतन के कारण देखने थे, उसके उद्देश्य देखने थे और उसके जो प्रमुख कार्य है उसको देखना था और उसकी पृष्ठभूमि देखना था कि किस वजह से जो स्वराज पार्टी उसकी स्थापना की गई थी। तो जो हमारी जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम जो गूगल मैप है उसमें जिन लोकेशन की हमने बात की उनको देख लेते हैं हम। तो उसके अलावा आप जो स्वराज पार्टी की हम बात करें तो जो परिवर्तन समर्थक है उनको भी देख लीजिए। तो ये मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और अजमल खान, तो ये परिवर्तन समर्थक थे। अब परिवर्तन विरोधी कौन थे? तो A. अंसारी, उसके अलावा C. राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, तो ये कुछ परिवर्तन विरोधी थे और कुछ परिवर्तन समर्थक थे। तो इस तरह से प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि जो स्वराज पार्टी में जो परिवर्तन जो स्थापना की गई तो उससे पहले जो परिवर्तन समर्थक कौन थे, परिवर्तन विरोधी कौन थे, तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तब हम जो गूगल मैप पे उसको देखते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं इजराइल। तो अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से बाप अलमुंडा की स्टेट से होते हुए लाल सागर से होते हुए हम पहुंच गए इजराइल। तो आप इजराइल की लोकेशन को देखिए। तो इजराइल की दक्षिण में सीमा किससे लग रही है? तो फिलिस्तीन से। और ये यहाँ पर अकाबा की खाड़ी हो गई है। आप देखिए इसकी लोकेशन। इसके अलावा इसकी सीमा किससे लग रही है?
तो जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है, फिलिस्तीन से इसकी सीमा लग रही है। और इधर आप देख पा रहे होंगे सीरिया से, लेबनान से इसकी सीमा लग रही है। आप यहाँ पर देखिए तो ये आपको गलीली गलील सागर दिखाई दे रहा होगा, ये सी ऑफ गलील दिखाई दे रहा होगा। यहीं से जो जॉर्डन रिवर है वो दिखाई दे रही होगी आपको, जॉर्डन रिवर निकलती हुई। और ये कहाँ जाके गिरती है, तो ये डेड सी में जाकर गिर जाती है। तो आप डेड सी की लोकेशन को देखिए यहाँ पर, जिसे हम मृत सागर भी कहते हैं। तो इसकी सीमा फिलिस्तीन से, इसराइल से, और इधर आप देख पा रहे होंगे जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा आप राजधानी देखिए तेल अवीव, किसकी, इसराइल की। उसके अलावा गाजा स्ट्रिप तो वेस्ट बैंक को देखिए, जहाँ पर जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र हो गया। और जो गाजा स्ट्रिप को देखिए जो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में संघर्ष चलता रहता है, इसकी वजह से भी ये चर्चा में बना रहता है। उसके अलावा आप हाइफा को देखिए, तो ये किससे संबंधित है, तो ये इसराइल से संबंधित है। उसके अलावा आप यहाँ पर लेबनान और जो इसराइल है उसके क्षेत्र को भी देख सकते हैं, जो समुद्र में है, भूमध्य सागर में। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक में आप जो महत्वपूर्ण शहर है उनको देखिए, जैसे ये कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है जेरूसलम की, तो आप देखिए इनको। तो आप इनमें से कुछ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चर्चा में बनी हुई थी, ये इमेज आप स्वयं देखते हैं और चर्चा में। तो आप इन इमेजेस को देखिए अच्छे से। Ramon Shippers. तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखिए। तो हमने जिस अभी वीडियो देखा था, तो आपने किसका देखा था, तो डोम ऑफ द रोक का देखा था। उसके अलावा आप देखिए अलग सा मस्जिद हो गई, ये मंदिर की चोटी हो गई है। तो आप देखिए पश्चिमी दीवार हो गई। तो अब आप इसको 3D इमेज में देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे इनको, क्योंकि ये चर्चा में भी बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संघर्ष रहता है इनके बीच में। तो ये पश्चिमी दीवार को देखिए आप। ये अलग सा मस्जिद दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप देखिए गूगल मैप का अच्छे से इस्तेमाल करके। अब आप चाइना आ जाइए, तो चाइना में आप देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है, तो उत्तर कोरिया से, मंगोलिया से, रशिया से, उसके अलावा कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इधर आप देखिए तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इधर आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान से, भारत से, नेपाल से, भूटान से इसकी सीमा लग रही है, म्यांमार से। उसके अलावा इधर लाओस से, वियतनाम से इसकी सीमा लग रही है। और इधर आप देखिए इसका ज़्यादातर क्षेत्र आपको इधर ग्रीनरी दिखाई दे रहा होगा। तो इधर यांगसी और येलो रिवर अवस्थित है। इधर तिब्बत का पठार हो गया है। उसके अलावा देखिए ये तारिम बेसिन हो गया, अल्टाई शान हो गया, यहीं पर अवस्थित है। ये गोबी डेजर्ट है वो यहीं पर अवस्थित है। उसके अलावा आप इसकी फिजिकल मैप को देखिए तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देखिए तारिम बेसिन हो गया, तो आप स्वयं यहाँ पर इमेज में देखकर अंदाजा लगा पा रहे कि ये क्षेत्र आपको कितना ऊंचा दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पर भारत में। तो इस तरह से हमें जो चीन है उसका फिजिकल मैप देखना था। जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं आज। धन्यवाद।